नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बीच न्यूयॉर्क में हुई द्विपक्षीय बैठक। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते समेत कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में लिया हिस्सा। शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों के साथ एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर जैसे अहम मुद्दों पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। कहा, भारत आज अवसरों की धरती, अब नमस्ते भी हुआ ग्लोबल। पीएम मोदी कई देशों के प्रमुखों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। जम्मू कश्मीर में दिग्गजों की चुनावी हुंकार। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए गिनाई भाजपा की उपलब्धियां। विपक्ष पर लगाया जनता को गुमराह करने का आरोप। फारूक अब्दुल्ला ने कही सुप्रीम कोर्ट जाने की बात। तिरुपति मंदिर के लड्डू में कथित मिलावट को लेकर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने 11 दिन का उपवास रखने का किया ऐलान। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रंग ला रहा है वर्राटू अभियान। छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित 4 और युवाओं की कराई घर वापसी। अब तक 197 इनामी सहित 872 माओवादी कर चुके हैं आत्मसमर्पण। नेशनल पीपुल्स पावर अनुरा दिसानायके श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में लेंगे शपथ। पीएम मोदी ने श्रीलंका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति दिसानायके को बधाई दी। और भारत ने शतरंज में रचा इतिहास। शतरंज ओलंपियाड में ओपन वर्ग के साथ महिला वर्ग में भी जीता स्वर्ण पदक। शतरंज ओलंपियाड में भारत के खाते में पहली बार स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दी बधाई। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आपसी रिश्ते समेत कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में टेक सीईओ की गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया। पीएम ने एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़ी शीर्ष कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में एआई, सेमीकंडक्टर जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश की संभावनाओं और तकनीक, डिज़ाइन इन इंडिया को लेकर सभी को आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में सभी सहभागी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में प्रवासी भारतीयों को भारतीय संस्कृति, संस्कार और विरासत का असली राष्ट्रदूत करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई समंदर इतना गहरा नहीं जो आपके दिलों में बसे भारत को निकाल सके। नमस्ते यूएस। अब अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। न्यूयॉर्क के नसाओ वेटरन्स कॉलेजियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हर तरफ मोदी मोदी और भारत माता की जय की गूंज। अमेरिका में रह रहे भारतीयों का प्रधानमंत्री से लगाव खास है और प्रधानमंत्री का भी। साल 2014 में मेडिसन स्क्वायर में पहली बार बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों को पीएम ने संबोधित किया था। तब से लेकर अब तक कुल 5 बार उन्होंने अमेरिकी भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि ये रिश्ता एआई का है। दुनिया के लिए एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन मैं मानता हूं
कि एआई का मतलब है अमेरिकन इंडियन अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। प्रवासी ही देश के सच्चे राष्ट्रदूत हैं और ये देश की ताकत भी, जो हजारों मील दूर रहकर दिल में हिंदुस्तान को संजोए हुए हैं। अपने स्किल, टैलेंट और कमिटमेंट और संस्कार की बदौलत देश का मान बढ़ा रहे हैं। डायवर्सिटी को समझना, डायवर्सिटी को जीना, उसे अपने जीवन में उतारना, ये हमारे संस्कारों में है, हमारी रगों में है। हम उस देश के वासी हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, दुनिया के सारे मत है, पंथ है, फिर भी हम एक बनकर, नेक बनकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन चुका है। अब भारत नए अवसरों का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया आज जिस जलवायु परिवर्तन की चुनौती से गुजर रही है, उसमें भारत का योगदान कतई नहीं है। दुनिया की 17% पॉपुलेशन होने के बावजूद ग्लोबल कार्बन एमिशन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 4% है। दुनिया को बर्बाद करने में हमारा कोई रोल नहीं है। भारत की शक्ति और सामर्थ्य का उद्देश्य मानवता का कल्याण है, विश्व बंधुत्व है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राथमिकता दुनिया में प्रभाव बढ़ाने की है, ना कि दबाव बनाने की। भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय। भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है। हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। हम विश्व पर अपना दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों के बीच कहा कि भारत ह्यूमन सेंट्रिक विकास का पक्षधर है। बात ग्लोबल पीस की हो या फिर क्लाइमेट एक्शन की, संकट और महामारी के वक्त दुनिया को मदद देने की हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की, या फिर दुनिया को डीपीआई जैसे इनोवेशन देने की, भारत दुनिया को अब नई व्यवस्था और नया नेतृत्व दे रहा है। न्यूयॉर्क से निखिल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पुष्प मंत्र दिया। न्यूयॉर्क के नासेव कॉलेजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पुष्प के 5 स्तंभ मिलकर विकसित भारत का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रवासी भारतीय हमेशा से देश के सबसे मजबूत ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। देश में जीवंत लोकतंत्र की ओर इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में भारत ने दुनिया में सबसे बड़ा मतदान कराया है। विदेशी धरती पर भारत के गौरव का गुणगान जड़ों से जुड़े भारतीयों में उत्साह भरने वाला रहा। अमेरिकी दौरे पर न्यूयॉर्क के नासाउ कॉलेजियम एरिना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक कर उन क्षेत्रों का विशेष उल्लेख किया जहां भारतीयता का झंडा बुलंद है। आज करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशन भारत की ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। हर एस्पिरेशन
नए अचीवमेंट को जन्म देती है और हर अचीवमेंट नए एस्पिरेशन के लिए खाद पानी बन रही है। अब भारत पीछे नहीं चलता। अब भारत नई व्यवस्थाएं बनाता है। अब भारत नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री ने पुष्प को परिभाषित किया और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि पुष्प की 5 पंखुड़ियां मिलकर ही विकसित भारत बनाएंगी। मैं पुष्प को डिफाइन करता हूं, P फॉर प्रोग्रेसिव भारत, U फॉर अनस्टॉपेबल भारत, S फॉर स्पिरिचुअल भारत, H फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, P फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प की 5 पंखुड़ियों को मिलाकर ही विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब रुकने वाला और थमने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि अब ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप से बने। भारत अब रुकने वाला नहीं है। भारत अब थमने वाला नहीं है। भारत चाहता है दुनिया में ज्यादा से ज्यादा डिवाइस मेड इन इंडिया चिप पर चले। हमने सेमीकंडक्टर सेक्टर को भी भारत की तेज ग्रोथ का आधार बनाया है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस साल भारत में हुए लोकसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि चुनाव की लंबी प्रक्रिया के बाद इस बार भारत में कुछ अभूतपूर्व हुआ है। लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार सत्ता में लौटी है। पिछले 60 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां भारत की विकास गाथा को एक एक कर बताया कि किस तरह से तमाम भारतीय संघर्ष के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आने वाला समय सिर्फ हमारा है। कैमरामैन संजय जना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री ने अमेरिका की धरती पर कहा कि उनका मन और मिशन बिल्कुल साफ है। वो सुशासन और समृद्ध भारत के लिए अपना जीवन समर्पित करेंगे। उन्होंने अपने जीवन के सफर का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्होंने देश के अधिकांश हिस्सों का भ्रमण किया है। अमेरिकी धरती पर अपनों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन के सफर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि वो देश के लिए मर तो नहीं पाए, लेकिन इसके लिए जी जरूर सकते हैं। हम देश के लिए मर नहीं पाए, लेकिन हम देश के लिए जरूर जी सकते हैं। पहले दिन से मेरा मन और मेरा मिशन एकदम क्लियर रहा है। मैं स्वराज के लिए जीवन नहीं दे पाया, लेकिन मैंने तय किया सुराज और समृद्ध भारत के लिए जीवन समर्पित करूंगा। विविधता से भरे भारत को जानना और समझना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय देश को जानने और समझने में ही बिताया। मैंने अपने देश के जीवन, अपने देश की संस्कृति, अपने देश की चुनौतियों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया। वो भी एक वक्त था जब मैंने अपनी दिशा कुछ और तय की थी, लेकिन नियति ने मुझे राजनीति में पहुंचा दिया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और बना तो गुजरात का लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गया। 13 साल तक गुजरात का चीफ मिनिस्टर रहा। इसके बाद लोगों ने प्रमोशन देकर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके शासन की कार्यप्रणाली को देखते हुए देश की जनता ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। दशकों तक देश के कोने में जाकर मैंने जो सीखा है, उसने चाहे राज्य हो या केंद्र, मेरे सेवा के मॉडल को, मेरे गवर्नेंस के मॉडल को इतना सफल बनाया है। पिछले 10 साल में इस गवर्नेंस मॉडल की सफलता आपने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है, और अब देश के लोगों ने बहुत बड़े भरोसे के साथ मुझे ये तीसरा टर्म सौंपा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब वो न सीएम थे न पीएम, तब अमेरिका की धरती पर कई सवालों के साथ आते थे। उन्होंने बताया कि किसी पद पर न रहते हुए उन्होंने अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा किया था। पीएम ने कहा कि सीएम बनने के बाद तकनीक के माध्यम से उनका भारतीयों से जुड़ने का सिलसिला जारी रहा और पीएम रहते हुए उनसे अपार स्नेह और अपनत्व पाया। ब्यूरो इनपुट के साथ अरुण शर्मा के साथ निखिल सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार मैंने 2 और काउंसलेट के लिए सुझाव मांगे थे, इसलिए सभी के सुझावों के बाद ये फैसला लिया है कि बोस्टन और लॉस एंजलिस में भारत के 2 नए काउंसलेट खोले जाएंगे। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि आपके सुझावों के बाद भारत ने बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए कॉन्सुलेट खोलने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया। न्यूयॉर्क के नासाउ वेटरन्स कॉलेजियम में पीएम मोदी को सुनने के लिए हजारों लोग मौजूद थे। पीएम के संबोधन को सुनने आए प्रवासी भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। प्रवासी भारतीयों ने डीडी न्यूज से बात करते हुए पीएम मोदी से मिलने को एक ऐतिहासिक क्षण बताया। बहुत ही इंस्पिरेशनल था। उन्होंने समझाया इंडियाज प्रायोरिटी इज नॉट टू पुट द प्रेशर इन द वर्ल्ड बट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। और उन्होंने जो लखपति दीदी या ड्रोन दीदी के बारे में बात की, कार्बन फुटप्रिंट कम करने के बारे में बात की, इट्स वेरी इंप्रेसिव। एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उनका उत्साह इतना बढ़ा है, इतना सम्मान बढ़ा है कि हम चाहते हैं कि मोदी हमेशा रहे यहाँ पे। जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा सम्मान इतना बढ़ा है कि हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा रहें, और जो कुछ भी आज उन्होंने बोला हम लोगों को सबको बहुत ऊर्जा देता है। His speech was very inspirational and it kind of strengthened all of us, all the American Indians here. So मोदी है तो it's possible. Well, मोदी जी को हम बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आज पहली बार मुझे मौका मिला उनसे। I mean, he connects from very first minute, I think he's magician. जिस तरीके से उन्होंने बोला, मैं कम से कम 100 टाइम तो क्लैप किया होगा, उनकी लिस्ट नहीं खत्म हो रही थी। इतने सारे इंडिया के अचीवमेंट, it looks really, really good to feel. I think the leader, who can motivate others, and I think he's a true leader, So, मोदी जी की जितनी भी बात की जाए कम है। मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मोदी जी इंडिया के लिए जितना कर रहे हैं, घर घर गांव हर एक बार साल में एक बार जाती हूँ गांव, तो मुझे सब बूढ़े से बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे सब बोलते हैं कि उनके आने से हम लोग को बाथरूम की सुविधा, लाइट की सुविधा, गैस की सुविधा इतनी हो गई है कि बुजुर्ग लोग और गांव के लोग बहुत खुशी हैं। तो मैं हर हमेशा चाहूँगी कि वही देश के लिए आगे बढ़ाएं। मोदी, 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 मोदी। पीएम मोदी ने कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा से पीएम मोदी की मुलाकात के ये दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है, द्विपक्षीय वार्ता है ये। भारत और
कुवैत के अगर हम संबंधों की बात करें तो काफ़ी अच्छे संबंध हैं दोनों देशों के, और पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान ये संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। और न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ है। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा के बीच मुलाकात हुई है। दोनों पक्षों में बातचीत वहाँ पर हुई है। दोनों नेताओं के बीच में काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। ये दृश्य हम आपको न्यूयॉर्क से ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी, भारतीय समुदाय के लोगों को वहाँ पर संबोधित किया था। उसके बाद जो टेक कंपनीज़ के सीईओ एक गोलमेज बैठक वहाँ पर आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न तकनीकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उसमें प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ उनकी द्विपक्षीय मुलाकात हुई। और अब ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ है। कई वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर वहाँ पर बातचीत हुई है। तो ये दृश्य आप देख सकते हैं। कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं में वहाँ पर काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है, विचारों का आदान प्रदान हुआ है, विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई है। काफ़ी अच्छे संबंध हैं भारत और कुवैत के, और पीएम मोदी के कार्यकाल के दौरान ये संबंध काफ़ी मजबूत हुए हैं। और इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी और कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा के बीच में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच में बातचीत हुई है। कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। तो कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल सबा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में द्विपक्षीय बातचीत हुई है, और कई सारे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिका ने 297 कलाकृतियां भारत को सौंपी हैं। भारत की सांस्कृतिक संपत्ति की अवैध तस्करी से दुनिया के अलग अलग देशों में गए पुरावशेषों की स्वदेश वापसी भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। डेलावेयर के विल्मिंगटन में द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन को प्रतीकात्मक रूप से कुछ चुनिंदा वस्तुएं सौंपी गईं। प्रधानमंत्री ने इन कलाकृतियों की वापसी में सहयोग के लिए राष्ट्रपति बाइडेन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये पुरावशेष न केवल भारत की ऐतिहासिक भौतिक संस्कृति का हिस्सा थे, बल्कि भारतीय सभ्यता एवं चेतना का आंतरिक आधार भी थे। ये पुरावशेष वस्तुएं लगभग 4000 वर्ष पुरानी समयावधि अर्थात 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईस्वी तक की हैं, और इनका उद्गम भारत के विभिन्न हिस्सों से हुआ है। इनमें से अधिकांश पुरावशेष पूर्वी भारत की टेराकोटा कलाकृतियां हैं, जबकि अन्य वस्तुएं पत्थर, धातु, लकड़ी और हाथी दांत से बनी हैं और देश के विभिन्न भागों से संबंधित हैं। सौंपी गई कुछ उल्लेखनीय पुरावशेष वस्तुएं हम आपको उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। दक्षिण भारत से प्राप्त भगवान कृष्ण की कांस्य मूर्ति इनमें शामिल है, और उसके अलावा 17वीं और 18वीं शताब्दी की प्रतिमा भी इसमें शामिल है। हाल के समय में सांस्कृतिक संपदा की वापसी भारत और अमेरिका की सांस्कृतिक समझ व आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। वर्ष 2016 से अमेरिका की सरकार ने बड़ी संख्या में तस्करी या चोरी की गई प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी की सुविधा प्रदान की है। जून 2016 में प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान 10 पुरावशेष लौटाए गए। वहीं सितंबर 2021 में उनकी यात्रा के दौरान 157 वस्तुएं और पिछले वर्ष जून में उनकी यात्रा के दौरान
105 पुरावशेष लौटाए गए। इस प्रकार साल 2016 के बाद अमेरिका से भारत को लौटाई गई सांस्कृतिक कलाकृतियों की कुल संख्या 578 हो चुकी है। ये किसी भी देश द्वारा भारत को लौटाई गई सांस्कृतिक पुरावशेष की सर्वाधिक संख्या है। पीएम मोदी ने अमेरिका का आभार जताते हुए कहा कि ये छोटी चीज़ नहीं, ये हमारी हजारों साल पुरानी विरासत का आपका सम्मान है। कल ही अमेरिका ने हमारे करीब 300 पुराने जो शिलालेख और मूर्तियां थी जो कभी हिंदुस्तान से कोई चोरी कर गया होगा, कोई 1500 साल पुरानी, कोई 2000 साल पुरानी, 300 शिलालेख और मूर्तियां भारत को लौटाई है। अभी तक अमेरिका ऐसी लगभग 500 धरोहरें भारत को लौटा चुका है। ये कोई छोटी सी चीज लौटाने का विषय नहीं है, ये हमारी हजारों वर्षों की विरासत का सम्मान है। ये भारत का सम्मान है और ये आपका भी सम्मान है। मैं अमेरिका की सरकार का इसके लिए बहुत आभारी हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्राचीन स्मृति चिन्ह भेंट किया। पीएम ने चांदी की बनी और हाथ से उकेरी गई नक्काशी वाली ट्रेन के मॉडल को उपहार के तौर पर पेश किया। ये विंटेज ट्रेन मॉडल एक दुर्लभ और असाधारण कृति है जिसे महाराष्ट्र के कारीगरों द्वारा कुशलता से तैयार किया गया है। भारत और अमेरिका के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाते हुए इस मॉडल पर दिल्ली, डेलावेयर और इंजन पर भारतीय रेलवे उकेरा गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन के लिए पश्मीना शॉल भेंट की। असाधारण गुणवत्ता और बेजोड़ सुंदरता वाली पश्मीना शॉल जम्मू और कश्मीर से आती है। पश्मीना शॉल पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है जो अपने धागों में यादें और भावनाएं समेटे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के तीसरे दिन का सबसे बड़ा फोकस पीएम का यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर है। कितना महत्वपूर्ण है ये संबोधन और ये सम्मेलन किन मायनों में खास है, बता रहे हैं न्यूयॉर्क से हमारे संवाददाता निखिल सिंह। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशंस में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। जाहिर तौर पर दुनिया उत्सुक होगी ये जानने के लिए कि भविष्य की समस्याओं के लिए भारत के प्रधानमंत्री आखिर क्या समाधान सुझाते हैं। भारत के अगर रुख की बात करें, भारत की प्राथमिकताओं की बात करें, तो इस समिट में भारत साउथ साउथ कोऑपरेशन से लेकर सतत विकास और उससे जुड़े हुए लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जोर देगा। जब दुनिया भर के तमाम देशों के शीर्ष नेता इस समिट में एकत्रित होंगे तो चिंतन, मंथन, मनन इस बात पर होगा कि आखिर कौन सी रणनीति वर्तमान में अपनाई जाए ताकि दुनिया का भविष्य बेहतर बन सके। इस समिट में एक आउटकम डॉक्यूमेंट पैक्ट फॉर द फ्यूचर भी अपनाया जाएगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, यूनाइटेड नेशंस, न्यूयॉर्क। अमेरिका के सहयोग से भारत सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने जा रहा है। ये दुनिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब होगा। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इस फैसले पर मुहर लगी है। अमेरिका दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अगली पीढ़ी के दूरसंचार और हरित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत संवेदन, संचार और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर केंद्रित एक नया सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप दिया। इस फैब्रिकेशन प्लांट को शक्ति नाम दिया जाएगा। इसके लिए भारत सेमी थर्ड टेक और यूएस स्पेस फोर्स के बीच करार हुआ है।
ये प्लांट नेशनल सिक्योरिटी के लिए एडवांस सेंसिंग, कम्युनिकेशन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर फोकस करेगा। साथ ही इसमें नेक्स्ट जनरेशन टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी एप्लीकेशंस पर भी काम होगा। इसे दोनों देशों के बीच हुई न्यूक्लियर डील जितनी अहमियत वाला समझौता माना जा रहा है। ये फैब्रिकेशन प्लांट न केवल भारत बल्कि दुनिया का पहला नेशनल सिक्योरिटी मल्टी मटेरियल फैब है। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से भारत क्षेत्रीय स्तर पर नेट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बन जाएगा। साथ ही भारत अमेरिका पार्टनरशिप नेशनल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में स्थिर भरोसेमंद सप्लाई चेन का निर्माण करेगी। ये पहली बार है जब अमेरिकी मिलिट्री इस तरह की हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से जुड़ा करार कर रही है, जहां इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्राइड और सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं विधानसभा चुनावों की। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए विरोधी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विरोधी दल धारा 370 को वापस लाने की बातें करते हैं, जबकि उसे सिर्फ केंद्र सरकार ही वापस ला सकती है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30 साल बाद लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में 58% से अधिक मतदान हुआ है और लद्दाख में 82% से अधिक मतदान हुआ। चुनाव में 30 वर्षों के बाद पहला यह अवसर रहा है जब मोर देन 58% की वोटिंग इस जम्मू कश्मीर की धरती पर हुई है। वहीं पर लद्दाख में मोर देन 82% वोटिंग हुई है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पॉलिटिकल पार्टी चारों तरफ हाय तौबा मचा रही हैं, शोर मचा रही हैं। वहां आएंगी तो आर्टिकल 370 जो समाप्त किया गया है पुनः उसको बहाल करेंगी। जिसकी सेंटर में गवर्नमेंट होती है वही आर्टिकल 370 बहाल कर सकता है। बहनों भाइयों, यह आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपको गुमराह करके आपका समर्थन हासिल करना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं होगा और जम्मू कश्मीर में हमेशा हमारा तिरंगा लहराएगा। धारा 370 गई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? अरे जोर से बोलो, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं हम धारा 370 वापिस लाएंगे। अरे अब्दुल्ला साहब, 3 पीढ़ियां चली गई और 3 ला दो। अब धारा 370 कोई वापिस नहीं ला सकता। अब कश्मीर में अगर फहरेगा तो हमारा प्यारा तिरंगा ही फहरेगा और कुछ नहीं फहरेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पहाड़ियों को आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने किया है और आगे भी हम पहाड़ियों को प्रमोशन में भी आरक्षण देंगे, जिससे हर क्षेत्र में पहाड़ी आगे बढ़ सकेंगे। को जो करना है वो करे, हम पहाड़ियों को आरक्षण देंगे देंगे और देंगे। भाइयों बहनों, आप सभी लोग तो इससे खुश हो, मगर मैं बताकर जाता हूं, सिर्फ आरक्षण से तो एंट्री होती है। इससे क्या होता है? आपका बच्चा 70 साल पिछड़ गए, आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे? हमने तय किया है कि चुनाव समाप्त होते ही पहाड़ियों को रिजर्वेशन, हम प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और धारा 370 को वापस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट्स दी हैं जो कहा ये परमानेंट है। हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कानूनन इसको वापस लाएंगे। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी और अगली सरकार यहां पर बीजेपी की ही बनेगी, ये दावा किया है जम्मू कश्मीर बीजेपी की वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने।
जम्मू में मौजूद डीडी न्यूज़ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यों और धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर अब नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं अंद्राबी जी, जो कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष हैं। मैम, मैं ओवरऑल जानना चाहता हूं, सभी पार्टियों के एजेंडा सेट हैं, लेकिन सबसे एक अहम जो सवाल जो आप भी उठा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी उठा रहे हैं, आखिर 70 सालों में कितना विकास हुआ और धारा 370 के बाद जितना परिवर्तन हुआ वो दिख रहा है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? 70 सालों में 35 साल मानिए कि हमारे डार्क एरा के थे। 35 सालों में खून खराबा और लाशों के ढेर जो इन पार्टियों ने जो दावे करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर का विकास किया, उन्होंने ऐसा विकास किया कि जहां भी आप देखिए कि कब्रिस्तान है। 5 अगस्त 19 को ले लीजिए और उसके बाद का विकास देखिए कि जो हमने कभी देखा ही नहीं था। स्मार्ट सिटीज़, IITs, हर डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस, रोड्स का जाल, रेलवे पहुंचा है, हर जगह आप देख रहे हैं विकास ही विकास है। इन 10 सालों में परिवर्तन हुआ है और आज विकास के वादे जो आप कर रहे हैं उसको ओवरऑल कैसे देखते हैं? देखिए, जो आज गृह मंत्री जी ने कहा, सभा में कहा, तो वो 110% सही है, क्योंकि उसमें कोई दो राय है नहीं। रही बात यहाँ गुजर बकरवाल और पहाड़ियों की, तो पहाड़ियों को हमने ही स्टेटस दे दिया, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने। और जो हमारी गवर्नमेंट ने आज तक जो मैनिफेस्टो में भी रहा, जो कहा भी, जो मैनिफेस्टो में भी नहीं था, जो सही था, वो देश के लिए किया और जम्मू कश्मीर के लिए भी किया। पिछले दिनों संसद में एक अहम बिल पारित हुआ, वक्फ बोर्ड बिल, और उसको लेके खासी चर्चा रही और पूरे देश में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर एक विवाद था, और आप सूबे में वक्फ बोर्ड की चेयरमैन हैं, तो मैं एक ज़मीनी हकीकत के बारे में जानूं कि अगर वास्तव में पूरे J&K में देखें तो वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है? यहाँ का वक्फ बोर्ड प्रोग्रेस कर रहा है। जब मैं आई थी तो वो भी प्रोग्रेस इसी टाइम पे हुआ जब से आफ्टर एब्रोगेशन 370 जिसमें हम नया बोर्ड जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड बना। अब प्रोग्रेस की तरफ हम जा रहे हैं। जब हमारा सूफीज़म यहाँ पे है, हमारी श्राइनें हैं, हमारा वो सब कुछ है। पहला फेज हो चुका है 25 को, दूसरा, फिर तीसरा और फिर नेक्स्ट रिजल्ट। कैसे देख रही हैं? आपकी सरकार बन रही है या किस तरह की तस्वीरें आप देख? हमारी सरकार इंशाल्लाह बनेगी और इन भाजपा के बगैर तो सरकार यहाँ बन ही नहीं सकती है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे और जनता के बीच में एक विश्वास बढ़ाने की जो परिकल्पना कर रही है, ऐसे में अंद्राबी जी का कहना है कि इस सूबे में भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बन सकती। अमरेंद्र गुप्ता, थन्ना मंडी, राजौरी, जम्मू। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जम्मू के बरनाई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये भाजपा का ही उठाया कदम है जिससे एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान की व्यवस्था समाप्त हो गई। और भारतीय जनता पार्टी का बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है। अगर मैं इसको याद करूं तो मैं ये गौरव के साथ और गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिन्हें हम शेरे डुग्गर के रूप से जानते हैं, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी को। पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी हमारे भारतीय जनसंघ के प्रथम लोगों में वो थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने काम किया। ये हमारा जम्मू से गहरा रिश्ता है कि धारा 370 समाप्त हो चुकी है और आज हम एकीकृत तरीके से संविधान की दृष्टि से एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, इसके तहत चुनाव हो रहा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। इन दिनों हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत और जिंद में चुनावी रैलियां की। इस दौरान उन्होंने राज्य के सभी विपक्षी दलों, कांग्रेस, इनेलो और आप पर जमकर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हरियाणा में इस बार भाजपा की ही सरकार बनेगी और लोगों को अपना वोट खराब करने के बजाय भाजपा को देना चाहिए। कांग्रेस रही हो, चाहे इनेलो रही हो,
और चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है वो कभी भरता नहीं है। कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे। याद रखना, बटे तो कटे। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। सिरसा में मीडिया से बात करते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और जनता ने हरियाणा में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनाने का मन बना लिया है। जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं 36 बरादरी मन बना चुके हैं कि हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार। झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची जा रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के साथ निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा समेत अन्य बड़े अधिकारी 23 सितंबर को सुबह रांची पहुंचेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सीईओ के रवि कुमार ने जानकारी दी कि चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कुल 5 बैठक करेगी। 23 सितंबर को 4 बैठक होंगी और 24 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम 1 बैठक करेगी। झारखंड का विधानसभा चुनाव निकट भविष्य में होगा, उसका संबंध में पोल प्रिपेयर्डनेस समीक्षा का रिव्यू के लिए कमीशन झारखंड में विजिट कर रही है। वो 23 और 24 2 दिन के लिए है। उसमें आपका यहाँ पर इलेक्शन का संबंधित की एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर, उनके साथ में बैठक होगी। कमीशन से फुल कमीशन आ रही है। ऑनरेबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ रही है, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर भी, दोनों कमिश्नर आएंगे। उसका साथ में 3 सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर आएंगे, 1 डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर आएंगे। उनका सपोर्टिंग के लिए अन्य 5 पदाधिकारी आएंगे, डायरेक्टर लेवल ऑफिसर सर उनका आएंगे। 12 टीम का भ्रमण का सूचना है। पोलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ में मीटिंग होगी। उनका मीटिंग का नाम भी, वो रिप्रेजेंटेटिव का नाम भी आ चुका है उनके साथ मीटिंग होगी। उसके बाद एनफोर्समेंट एजेंसी से, वेरियस एनफोर्समेंट एजेंसी है, उसमें 21 एजेंसी, उनका साथ में बैठक होगी सेकेंड हाफ में। उसके बाद तो सीईओ, एसपीएनओ, एडीजीएनए उससे मीटिंग होगी। वो आपका उसके बाद आपका स्टेट गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी सारा है, डीजीपी सारा है, बाकी अन्य सेक्रेटरी के साथ में वो मीटिंग होगी। 24 को आपका जब सभी जिला का निर्वाचन पदाधिकारी है, एसपी है, डिविजनल कमिश्नर है, आईजी, डीएजी, उनके साथ में 24 को। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद से फिर एक बार विवाद जुड़ गया है। अयोध्या की नगर कोतवाली में अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अयोध्या निवासी रवि कुमार तिवारी की तहरीर पर पुलिस ने अजीत प्रसाद के खिलाफ केस दर्ज किया है। सांसद पुत्र पर पीड़ित का अपहरण कर गाड़ी में मारपीट करने और धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ राजू यादव, श्रीकांत राय और 10 से 15 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया है। अजीत प्रसाद अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। विशेष उनके बारे में हमको प्रॉपर्टी डीलिंग वूलिंग का काम करते हैं। हमको बोले जो है कि मेरा पैसा जो है जल्द से जल्द वापस कर दो, नहीं तो जो है हाथ पैर तुड़वा देंगे। फिर उसके बाद में जब राजू यादव हमको बोलने लगे जो है कि पैसा हमारा जो है 4 से 5 तारीख में दे दो, नहीं तो तुमको हम मरवा देंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। टिकट न मिलने को लेकर पार्टी के कई नेता लगातार नाराजगी जता रहे हैं। इसी क्रम में अब हरियाणा कांग्रेस की नेता शारदा राठौर ने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में चमड़ी और दमड़ी के बल पर टिकट मिलता है। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। मुझे अभी तक ये समझ ही नहीं आया कि मेरा कसूर क्या था। लेकिन वो कहते हैं ना, चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है। वहीं पूरे मामले पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस में टिकट चमड़ी और दमड़ी के दाम पर दिया जाता है, मतलब कि
चमड़ी सेक्सुअल फेवर और दमड़ी पैसों के एवज में। ये पहली बार ऐसे आरोप नहीं लग रहे, कास्टिंग काउच के पहले भी आरोप लग चुके हैं कांग्रेस पे, पर जब ऐसे आरोप लगते हैं तो कार्रवाई करने के बदले उन लोगों पर जो ये कर रहे हैं, महिलाओं पर ही प्रताड़ना की जाती है। सिमी रोजबेल जॉन को निकाल दिया गया, अब शारदा राठौड़ को भी चुप करवा दिया जाएगा या बयान बदलवा दिया जाएगा। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली सोच से प्रभावित युवाओं के पुनर्वास और उनकी समाज की मुख्य धारा में वापसी के लिए लोन वर्राटू अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ की दंतेवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आज 4 नक्सली दंपतियों की घर वापसी कराई है। इस अभियान के तहत अब तक 197 इनामी सहित कुल 872 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। दंतेवाड़ा के समक्ष 4 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 जो है दंपति हुंगा तामो और आईती ताती, ये रीजनल कंपनी नंबर 2 CRC कंपनी नंबर 2 के सदस्य हैं, जिनके ऊपर शासन द्वारा पूर्व से 8 लाख का इनाम घोषित है। इसके अलावा जो देवे और विजय बंजाम है, जो उत्तर सब ब्यूरो राजनीतिक टीम के सदस्य हैं, इनका जो काम रहता है मुख्य राजनीतिक तौर पर जो नए रिक्रूट्स होते हैं उनको उनकी जो विचारधारा है माओवादी विचारधारा के टुवर्ड्स ट्रेनिंग देना और उनको ब्रेन वॉश करना, तो उसमें ये सक्रिय थे। कुल जो चारों के ऊपर शासन द्वारा जो घोषित इनाम टोटल 20 लाख रुपीज़ है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्वच्छता पखवाड़ा और भाजपा के सदस्यता अभियान में हिस्सा लिया। नौतनवा में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने पौधारोपण किया और लोगों को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करने का संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते भाजपा की सदस्यता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो आम जनता की आशा और आकांक्षाओं पर खरा उतरी है। पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है और पूरे देश में सदस्यता का विकार चल रहा है। अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ कई गांवों में, कई वार्ड में जाकर के मैं स्वयं सबसे निवेदन किया हूं, कुछ लोगों की सदस्यता खुद कराया हूं। और जो हम लोग का लक्ष्य है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड हमें तोड़ना है, क्योंकि पिछली बार 18 करोड़ से ज़्यादा संख्या में भाजपा की सदस्य थी, जो कि दुनिया में नंबर 1 पार्टी सदस्यता वाली थी। आज जो मोदी जी का प्रभाव है, जो मोदी जी का सम्मान है, उसके आधार पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि उससे ज़्यादा भी सदस्य हम लोग बनाएंगे। भारत ने सूखे की मार झेल रहे अफ्रीकी राष्ट्र नामीबिया को मानवीय सहायता के रूप में खाद्य सामग्री की दूसरी खेप के तौर पर 1000 मीट्रिक टन मक्का भेजा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारत एक विश्वसनीय मित्र के रूप में नामीबिया के लोगों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खाद्यान्न सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना ज़रूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के मोहम्मद इस्लाम का कुछ वर्ष पहले एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद से उन्हें कूल्हे में परेशानी शुरू हो गई थी। मोहम्मद इस्लाम का प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत समुचित इलाज हो रहा है। मोहम्मद इस्लाम और उनके परिवार का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण ऑपरेशन कराने में समस्या आ रही थी, लेकिन आयुष्मान कार्ड के जरिए उन्हें निःशुल्क इलाज की सौगात मिली। कूलर उठा था, हेड इंजरी शुरू हुई थी, इलाज हो रहा है। आयुष्मान कार्ड की वजह से अच्छी योजना है, सबके बहुत काम आ रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत हरियाणा में निःशुल्क उपचार का लाभ गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिल रहा है। निःशुल्क उपचार की सुविधा जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रही है। हरियाणा के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी इस योजना को अपने लिए किसी वरदान से कम नहीं समझ रहे हैं। हमारा इलाज का एक भी पैसे नहीं लगा। इस योजना को चलाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद। बड़ी तकड़ी खुशी यही है, और पैसों नहीं लगी एक, मोदी जी धन्यवाद। ये योजना चलाई है प्रधानमंत्री योजना, उसमें हम संतुष्ट हैं। गरीब परिवार आर्थिक सहायता जो भी है गरीब वर्ग के है उनको सहायता मिलती है हॉस्पिटल से, हम बहुत संतुष्ट हैं। और इलाज अच्छा होता है, ये बात नहीं है भी नहीं होता है, होता है।
मगर धन्यवाद हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो ये योजना चला के गरीब परिवारों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की है। नेशनल पीपुल्स पावर के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ये पहला मौका है जब श्रीलंका में कोई वामपंथी नेता राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। अनुरा ने 3 नामी उम्मीदवारों नमल राजपक्षे, साजिद प्रेमदासा और रानिल विक्रमसिंघे को इस चुनाव में मात दी है। जनता विमुक्ति पेरामुना JVP पार्टी के नेता दिसानायके इस चुनाव में नेशनल पीपुल्स पावर NPP गठबंधन की ओर से राष्ट्रपति पद के कैंडिडेट बने थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अनुरा कुमारा दिसानायके को श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर उन्हें बधाई देते हुए लिखा, अनुरा दिसानायके को राष्ट्रपति चुनाव में मिली जीत की बधाई। श्रीलंका का भारत की पड़ोस प्रथम नीति और विजन सागर में विशेष स्थान है। मैं अपने लोगों और पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए हमारे बहुआयामी सहयोग को और मजबूत करने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूँ। भारत ने शतरंज में इतिहास रचते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। भारत ने ओपन वर्ग और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये पहला मौका है जब भारत ने शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत के डी गुकेश, अर्जुन एरिगैसी, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक भी जीतने में सफलता पाई। भारत ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में इतिहास रचते हुए 2 स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। ओपन वर्ग में 11वें दौर में भारत का मुकाबला स्लोवेनिया से था। भारत को स्वर्ण पदक जीतने के लिए इस मैच में जीत या ड्रॉ की जरूरत थी। सबसे पहले भारत के अर्जुन एरिगैसी ने अपना मुकाबला जीता। इसके बाद डी गुकेश ने भी स्लोवेनिया के व्लादिमीर फेदोसीव को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने मैच में 2-0 की बढ़त बना ली और भारत का स्वर्ण पदक जीतना तय हो गया। इसके बाद भारत के आर प्रगन्नानंदा ने भी जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। विदित गुजराती का मैच ड्रॉ रहा और भारत ने 0.5 के मुकाबले 3.5 अंक से ये मैच अपने नाम किया। भारत ने शतरंज ओलंपियाड के ओपन वर्ग में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। चेन्नई में आयोजित पिछले संस्करण में भारत ने कांस्य पदक जीता था। भारत के युवा खिलाड़ियों पर नजर डालें तो डी गुकेश की उम्र 18 साल, आर प्रगन्नानंदा की उम्र 19 साल और अर्जुन एरिगैसी की उम्र 21 साल है। इन युवा खिलाड़ियों के दम पर ही भारत ने पहली बार ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। वहीं भारत ने महिला वर्ग में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारतीय टीम ने 11वें दौर में अजरबैजान को हराया। वहीं अमेरिका और कजाकिस्तान का मैच ड्रॉ रहा, जिसके साथ भारत का स्वर्ण पदक जीतना तय हो गया। अजरबैजान के खिलाफ मैच में भारत की तरफ से डी हरिका, दिव्या देशमुख और वंतिका अग्रवाल ने अपने अपने मुकाबले जीते। वहीं आर वैशाली का मैच ड्रॉ रहा। भारत की महिला टीम में भी काफी युवा खिलाड़ी हैं। दिव्या देशमुख की उम्र 18 साल, वंतिका अग्रवाल की उम्र 21 साल और आर वैशाली की उम्र 23 साल है। इस संस्करण से पहले भारत ने शतरंज ओलंपियाड में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीता था। वहीं इस बार भारत ने अपने युवा खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर ओपन वर्ग और महिला वर्ग दोनों में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई है और इतिहास रचा है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष और महिला टीम को बधाई दी है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को शतरंज खिलाड़ियों पर गर्व है। भारत एनर्जी से भरा हुआ है, सपनों से भरा हुआ है। रोज नए कीर्तिमान, हर रोज नई खबर। आज ही एक और बहुत अच्छी खबर मिली है। चेस ओलंपियाड में मेंस और वुमेन्स दोनों में भारत को गोल्ड मिला है। ये लगभग 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है।
पूरे देश को, हर हिंदुस्तानी को हमारे चेस प्लेयर्स पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए 2036 ओलंपिक की मेज़बानी को लेकर बड़ा दावा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस दौरान उन्होंने हाल ही में समाप्त हुए पेरिस ओलंपिक का भी जिक्र किया। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए ओलंपिक 2036 की मेज़बानी की बात कही थी। अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलंपिक खत्म हुए हैं। अगले ओलंपिक्स का होस्ट यूएसए है। जल्द ही आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर एंटरटेनमेंट, आज भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आज आईपीएल जैसी भारत की लीग्स दुनिया की टॉप लीग्स में से एक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।